हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक क्लास के मैथ और साइंस के बेहतरीन रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर लाइव क्लास भी कराया जाता है। इसके साथ ही अगर आप हर एक वीडियोज़ के नोट्स और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर सभी नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ये सब एकदम बिल्कुल फ्री है। तो फिर देर किस बात की है, अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, एंड व्हाई डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, और ये प्रोसेस होता क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फूड्स खाते हैं। फूड्स खाने के बाद हमारे बॉडी में एक एनर्जी आती है जिस एनर्जी से हम लोग अलग अलग काम कर पाते हैं। तो ये काम हम लोग जो कर पाते हैं वो एनर्जी के कारण कर पाते हैं और ये एनर्जी हमें फूड से मिलता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस फूड में आखिर ऐसा क्या है कि हमें उससे एनर्जी मिलता है? तो पिछले सेशन में आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा है कि फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एब्जॉर्ब्ड फूड हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं, हमारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं, हमारे टिश्यू तक पहुंच जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब्ड फूड हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, टिश्यू तक, ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं और उन्हीं सेल्स में, टिश्यू में, ऑर्गन्स में एक खास तरह का प्रोसेस चलता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और उस रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या होता है दोस्तों? एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी का होता क्या है? तो हमारे जितने भी सेल हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, सभी अपने फंक्शन को लगातार जारी रखने के लिए उस एनर्जी का यूज करते हैं। सो नाउ where does the respiration process takes place? You may answer the respiration process takes place in the cells, in the tissue, in the organs. तो ये respiration process cells में होती है, कोशिकाओं में होती है। Okay, and what is the function? Why does this process takes place? To release energy, energy release करने के लिए। अब एनर्जी की हमें आवश्यकता क्यों होती है, अब ये बताने वाली बात है क्या? बताओ, नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन का डिफिनेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताओ रेस्पिरेशन कहते किसको है, तो आप बोलेंगे कि एनर्जी जिससे मिलता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अरे वाह, एनर्जी तो ग्लूकोज से भी मिलता है ना। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है? साइंटिफिकली, साइंस के थ्रू हमें आंसर देना है व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो हम बोलेंगे कि रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस, हमारे सेल्स में चलने वाले केमिकल प्रोसेस को हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर इन, जहां जिसमें क्या होता है, वेयर इन ब्रेक डाउन मीन्स यू में कॉल इट ऑक्सीडेशन, ब्रेक डाउन और ऑक्सीडेशन, ब्रेक डाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ food. Food means it is absorbed food, it is assimilated food to obtain energy. To obtain energy. Now what is the respiration? What is this life process is called? Dear students, life process is that biochemical process wherein breakdown or oxidation of food takes place to obtain energy. ओके, तो रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपने सेल्स के लिए, अपने बॉडी के लिए और अपने टिश्यू के लिए यूज करते हैं।
जो एसिमिलेटेड फूड है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उसका यूज होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो तो चलते हैं आगे की ओर। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। सो व्हाट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस? Any process, any chemical reactions taking place in the cells are called biochemical process. Dear students, समझ गए होंगे आप लोग कि biochemical process क्या होता है, और यहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होता है। So which food? Absorbed food, my dear students. Absorbed food to obtain energy. Okay, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। Now what this energy in the form of, in which form the energy is released? The energy is released in the form of ATP. ATP, TP, TP. So the energy is released, wow wow wow, in the form of, not Shaktiman Junior ji, no no no, in the form of ATP. So your next question is going to be, what is sir ATP? What is ATP? What do you mean by ATP? Okay बच्चों, तो ATP का मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट। ओके, और 2 फॉस्फेट वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? इसको एडीपी बोलते हैं भाई, इसको एडीपी बोला जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट। तो ये जो एडीपी है ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है, बट दिस इज लोअर कंटेंट, दिस कंटेन्स लोअर एनर्जी कंटेंट। ओके, सो व्हेन एडीपी गेट्स a phosphate, an inorganic phosphate, it converts into ATP and releases energy. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि ATP क्या होता है तो हम बोलेंगे ये शक्तिमान है, ये जूनियर जी है। अरे नहीं यार, ATP जो है ये एक केमिकल मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, जिसके सिंथेसिस से और जिसके ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो ये ATP से ADP और ADP से ATP, ये प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर चलते रहते हैं। ठीक है, तो ATP इज द हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड ADP इज द लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स। जब हमें एनर्जी यूज करना होगा तो ये जो ATP है ये वापस टूट जाएगा किस में? ADP में। ओके, सो नाउ रेस्पिरेशन के बारे में आपने बेसिक समझ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल्स, सो इट इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस, एंड देयर ऑक्सीडेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड टेक्स प्लेस, एसिमिलेटेड फूड टेक्स प्लेस वेयर? इन द सेल्स। व्हाई? टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. Now let's have some more points about respiration. This is the simple definition. Now let's have some more points about respiration. Respiration के बारे में कुछ और पॉइंट्स को हमें समझना है। हमने यहाँ पर देखा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है फूड का। सो विच फूड इज टू बी ब्रेक डाउन? किस फूड का ब्रेक डाउन होना होता है? सो दिस फूड इज ग्लूकोज। दिस फूड इज मेनली ग्लूकोज, नॉट ओनली ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूकोज नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, बल्कि ग्लूकोज के अलावा कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं। कुछ कभी कभी जो है प्रोटीन्स भी, कभी कभी जो है फैट्स भी ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन जनरली जो ब्रेक डाउन होता है, जो एब्जॉर्ब फूड यूज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, दैट इज द ग्लूकोज. So the raw material for respiration we can say here is glucose. This glucose gives us energy in our cell. जब क्या होता है? जब respiration होता है तब. Okay. So the next point we can say here, respiration is enzymatically controlled process.
इट मीन्स रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स चाहिए। अब वो एंजाइम्स कौन से होते हैं वो पूछना नहीं, क्योंकि वो आगे जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, enzymatically controlled process, raw material is glucose is break into the energy molecules. So we can also, हम लोग आगे देखेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे कि इसका केमिकल इक्वेशन क्यों होता है, क्या होता है, क्योंकि अपन को पता है कि रेस्पिरेशन में एक केमिकल इक्वेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है सेल्स के अंदर, तो उस इक्वेशन को भी अपन लोग देखेंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो फटाक से लाइक ठोक के सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना कि इस चैनल पर क्या होता है, पूरा का पूरा कंटेंट डाला जाता है। क्लास 10th 9th 8th 7 हर एक क्लास का कंटेंट, हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलता है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों। तो enzymatically controlled process and this is also we can say it, this is a catabolic process. This is a catabolic process and respiration is an exothermic reaction. An exothermic reaction. We are learning here some more points about respiration. Okay, now the end product is, what is the product of respiration? Okay, this is the raw material, glucose raw material है जिसको यूज किया जाता है, but what is the product? The product is different in different type of cells, in different type of organism. So what is the product? Okay, glucose is the raw material. कहने का मतलब है कि हर एक सेल में ग्लूकोज से, जनरली ग्लूकोज से ही एनर्जी रिलीज किया जाता है। दिस इज द रॉ मटेरियल एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट में बी डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस, ठीक है। इसे हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। लेकिन एक कॉमन जो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और एटीपी बोलते हैं, ठीक है। हर एक जगह एटीपी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो रेस्पिरेशन कहलाएगी मेरे दोस्त। लेकिन एटीपी जो है कहीं लो और कहीं हाई मॉलिक्यूल्स में, यानी कि हाई अमाउंट में रिलीज होते हैं। तो प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑल द प्रोसेस। हर एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे और हर एक जगह जो है एटीपी भी बनेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ प्रोडक्ट इज एटीपी एंड CO2। उसके बाद हमको देखना है कि हमने लिखा कि दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस इट मीन्स दैट the complex food, okay, the simple food is changed into complex, simple chemical substances, complex chemical substances is changed into simple substances, that is called catabolic process. And exothermic reaction का मतलब है कि क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिलीज होती है तो उसे हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिकल इक्वेशन को। देखिए यहाँ पर C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट टेक्स ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जब ऑक्सीजन मिलेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होना जरूरी नहीं है, कभी कभी बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट जनरली क्या होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 6 लगाना होगा, यहाँ 6 लगाना होगा और यहाँ 6 लगाना होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन है रेस्पिरेशन का, लेकिन इसमें आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, तो इसको हम लोग और आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रेस्पिरेशन के बारे में जो भी चीज़ आप जान सकते थे, आपको बेसिक जो चीज़ है वो बता दिया गया। अब एक पॉइंट्स यहाँ पर है, व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? अब देखिए, सिंपल सा आपको समझ में आएगा कि सेल्यूलर यानी कि सेल में होने वाला रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो दिस रेस्पिरेशन इज
commonly called cellular respiration. Cellular respiration. Why? Because this process takes place in the cell, so this process is called respiration, is generally called cellular respiration. तो cellular respiration बोलो या respiration बोलो, दोनों ही सेम चीज़ है, दोनों ही प्रोसेस में क्या होंगे, दोनों सेम ही प्रोसेस है, दोनों में ही क्या होगा, एनर्जी रिलीज होंगे, एनर्जी रिलीज in the form of ATP. Okay dear students, so this is cellular respiration. Now we have completed here the basic definition of respiration. Now let's have some revision. तो respiration क्या होता है? Respiration is a biochemical process. What does biochemical process means? Biochemical process का मतलब है कि बायो से रिलेटेड यानी सेल से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन, सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शन, जहाँ क्या होता है, वेयर इन ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मीन्स ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो एब्जॉर्ब फूड है, जो फूड एब्जॉर्ब किया गया, जनरली दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, टू ऑब्टेन एनर्जी, किस चीज़ के लिए, क्यों करते हैं रेस्पिरेशन? ताकि सेल्स को एनर्जी मिल सके, बॉडी को एनर्जी मिल सके। हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है मेरे दोस्तों। ओके, नाउ द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Now ADP is converted into ATP and ATP is converted into ADP. What is ADP and ATP? These are energy molecules. ATP और ADP जो है ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, ये लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, ये हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। तो ये हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स में बनकर तैयार रहेंगे जब रेस्पिरेशन होगा, और जब हमारे सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होगी तो ये वापस ATP जो है ये टूट जाएंगे ADP में, और साथ में एनर्जी जो है अपने अंदर से रिलीज कर देंगे सेल को। Okay, now some more points here about respiration is the enzymatically controlled process. समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, तो रेस्पिरेशन जो है ये इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है भैया, यानी कि यहाँ पर ढेर सारी इंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और वो कौन कौन से इंजाइम होते हैं तो वो आप 11th क्लास में जाकर पढ़ना। नाउ दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन्स? कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो यहाँ किस में बदल रहे हैं, सिंपल में चेंज हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मटेरियल गेट चेंज इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स। नाउ दिस इज एक्टोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस इज द रॉ मटेरियल इज जनरली ग्लूकोज, खास करके ग्लूकोज का ही यूज किया जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। समटाइम्स इट मे बी फैट, इट मे बी प्रोटीन। ओके, नो प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज ATP इन ऑल द केसेस। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो सभी में ATP रिलीज होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि किसी में ज़्यादा एनर्जी बन रहे होंगे, किसी में कम एनर्जी बन रहा होगा। ओके, चलिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरल प्रोडक्ट है जो आपको हर एक जगह लगभग दिखेगा। ठीक है, चलिए, नाउ दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। नाउ हेयर वन पॉइंट, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमेशा नहीं होती, कभी कभी बिना ऑक्सीजन की हेल्प से ही ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो ATP जो है वो कम मात्रा में रिलीज होता है। ओके, लेकिन जब ऑक्सीजन होगा इसके पास तो ATP जो है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। एंड वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प नहीं ली जाती है उसे हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग और आगे जाकर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में जरूर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, नो हेयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. Now first of all we have internal respiration, we have internal respiration, we have external respiration, we have external respiration. Okay, internal respiration, this is internal respiration, this is external respiration. Okay, internal respiration is also called respiration. Okay, और cellular respiration, और cellular respiration. अरे समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
चलो, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्रीदिंग, it is commonly called breathing. Now this internal respiration have two types. One is aerobic respiration. Okay, now let's see aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, so here types of respiration. First of all, internal and external respiration. Internal respiration को ही हम लोग सिंपली रेस्पिरेशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्रीदिंग. सो हेयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो चलिए देखते हैं इस दोनों ही कंडीशन में बात किस चीज़ की होती है. तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की. ओके, व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, बाहर ही बाहर. ठीक है, बाहर से, है ना. कोई गेस्ट आए आपके पास तो उसको क्या करना है, अगर अच्छा गेस्ट हो तो ठीक है, अगर अच्छा गेस्ट हो तो उसको रखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक दो साइड इधर उधर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर वो बाहर ही बाहर निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है ना. सोचते हैं कि भाई ये अंदर ना आए, है ना, क्योंकि वो अंदर आता है तो परेशान करके रख देता है. तो चलिए, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग का मतलब क्या चीज़ है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाहर ही बाहर. बाहर ही बाहर कहने का मतलब क्या चीज़? जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं. तो ऑक्सीजन को अंदर लेना दैट इज इनहेलेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना दैट इज एक्सहेलेशन. यही दोनों प्रोसेस को बस हमें क्या बोलना है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलना है. सो हम यहाँ कह सकते हैं इनहेलेशन, ठीक है, एंड exhalation. Inhalation and exhalation is called breathing. What does inhalation means? Inhalation means taking in oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, है ना. हम लोगों के केस में, ठीक है, ह्यूमन के केस में हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. प्लांट के केस में क्या है? उल्टा है भाई. प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है. So we inhale oxygen and exhale carbon dioxide, gives out CO2. But in the case of plants takes carbon dioxide and gives out oxygen, and we take that oxygen to exhale carbon dioxide. कहने का मतलब है कि अपन लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और प्लांट के द्वारा छोड़े हुए ऑक्सीजन को फिर हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं. ओके, तो दैट प्रोसेस ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाहर ही बाहर, जिसको हम सिंपली ब्रीदिंग भी बोलते हैं, सांस लेना. ओके, सो व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? तो हम लोगों ने जो देखा कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होना, उससे एनर्जी रिलीज होना, पूरा का पूरा प्रोसेस किसके अंदर आता है? इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आता है. सो व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ रॉ मटेरियल ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. अरे इतना सोचना क्या है, सिंपल. मैंने आपको रेस्पिरेशन का क्या बताया, डिफिनेशन बताया था पिछली क्लास में. तो इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग सिंपली रेस्पिरेशन बोलते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. और इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो फूड का ब्रेक डाउन होता है, और वो किस में चेंज होते हैं? एनर्जी में चेंज होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. नाउ हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक. ओके, इफ वी यूज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, अगर हम ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, बाय यूजिंग ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन का यूज करके यदि हम क्या करें, हम एनर्जी रिलीज करें, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड कभी कभी समटाइम्स बिना ऑक्सीजन की हेल्प से ही क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा लिया जाता है, एनर्जी रिलीज करा लिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन.
okay, in the absence of oxygen. Now the next process we are going to learn here in detail about aerobic and anaerobic respiration. okay, तो चलिए अब हम aerobic और anaerobic respiration को डिटेल से पढ़ते हैं. So what is aerobic respiration? okay, aerobic respiration में क्या होता है, तो यहाँ फूड का, ठीक है, यहाँ फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. ओके, फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. किसके हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen in mitochondria is called aerobic respiration. ओके, नो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है. ओके, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होना जरूरी है. और ये प्रोसेस होता कहाँ है? ओके, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है? अवेलेबल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए, एंड माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए. ओके, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, तो जब भी फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में निकलेगा भाई. एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में निकलेगा. ओके, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी. ठीक है, दिस प्रोसेस, ठीक है, वी गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ATP. हम लोग यहाँ पर ए लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ATP यानी एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि फूड का कंप्लीट क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नो देखिए, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट ब्रेकडाउन होता था एरोबिक रेस्पिरेशन में. यहाँ पर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है. ठीक है, आधा फूड का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कुछ का नहीं होता है. सो हियर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है, इन द absence of oxygen. ओके, पार्शियल ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, बाय एनी चांस, एनी केस में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाया तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, दैट इज पार्शियल ब्रेकडाउन होगा. ओके, अब अगर जब ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी यहाँ क्या आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है. ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी कोई आवश्यकता नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो तब. सो अगर यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ एनर्जी भी क्या रिलीज होगी? मिनिमम अमाउंट में रिलीज होगी. ठीक है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती थी, यहाँ पर लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी. तो हम लिख सकते हैं हेयर एनर्जी इज रिलीज्ड इन लो अमाउंट. ठीक है, लो अमाउंट में क्या होता है कि एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है. ओके, समझ में आ गया. चलिए, तो ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोगों ने देखा. ठीक है, इसके बारे में देखा कि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है. वहाँ पर कंप्लीट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं. यहाँ पर इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है. वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए. वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होता है, यहाँ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी रिलीज होता है. नाउ लेट्स हैव, तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में. ठीक है, इन दोनों में ही क्या प्रोसेस चलते हैं रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, अपन से यहीं से शुरू करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस. ठीक है,
या अपन क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, ये किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से आगे चलता है, आगे बढ़ता है, किस तरह से ये एनर्जी रिलीज करता है। नो हेयर देयर आर टू मेन प्रोसेसेस। ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड, देयर आर टू मेन प्रोसेसेस। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, ओके, एंड सेकेंड पार्ट इज क्रेब्स साइकिल। नो, हम समझेंगे इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, तो ग्लाइकोलाइसिस से। सो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ओके, इन द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ पायरोविक एसिड, टू फॉर्म 2 molecules of pyruvic acid. So what is glycolysis? ओके, देखो, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि ग्लूकोज टूट रहा है। ठीक है, पार्शियली टूट रहा है, कंप्लीटली नहीं। ठीक है, सो हियर ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ पायरोविक एसिड, या इसी को पायरोवेट भी हम लोग बोल सकते हैं, 2 molecules ऑफ पायरोविक एसिड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम लोग EMP पाथवे के भी नाम से जानते हैं, EMP पाथवे। ठीक है, EMP, ये तीनों ही साइंटिस्ट के पहले लेटर को लिया गया है, EMP। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस को खोजा था, इसको डिस्कवर किया था, तो इसको EMP पाथवे भी अपन लोग बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ये कॉमन प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन प्रोसेस बिलोंग्स टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लिख सकते हैं इट इज कॉमन टू बोथ aerobic and anaerobic respiration। ठीक है, एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन के लिए ये एक कॉमन प्रोसेस है। कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये पायरोविक एसिड में चेंज हो गया, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। मतलब यहां पर क्या हो गया, ब्रेक डाउन हुआ, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट गए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गए, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गए, एंड दैट इज कॉल्ड द पायरोविक एसिड। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए यहां पर आप देख लीजिए कि कहीं भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। इन दिस प्रोसेस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इन दिस प्रोसेस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ग्लूकोज इस प्रोसेस में यानी ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सिंपल आप समझिए कि ये कॉमन प्रोसेस है एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट ये नहीं होता, क्योंकि एनारोबिक बिना ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। ओके, सो इन दिस प्रोसेस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ से आपने समझ गया कि यहाँ पर क्या बना, पायरोविक एसिड बना। नाउ दिस पायरोविक एसिड, ओके, अब ये पायरोविक एसिड जो है आगे इसका यूज किस तरह से होगा। ठीक है, इस पायरोविक एसिड का फ्यूचर क्या है, इसका जो है फेट क्या है, इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर रेस्पिरेशन के टाइप को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेलुलर नीड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेलुलर नीड, ओके, अकॉर्डिंग टू द सेलुलर नीड के अनुसार ये पायरोविक एसिड जो है 3 तरीके से काम आ सकता है, 3 तरीके से यूज हो सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट तरीका है, तो फर्स्ट वे इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके। सेकेंड इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन,
सेकेंड इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड थर्ड इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, दिस पायरोबिक एसिड इज यूज्ड इन 3 वे। ओके, ये पायरोबिक एसिड 3 तरीके से यूज हो सकते हैं। अगर इस पायरोबिक एसिड को फ्यूचर में अगर ऑक्सीजन सप्लाई हो गया इस पायरोबिक एसिड को, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कराएगा और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज कराएगा। ओके, अगर इस पायरोबिक एसिड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया इन द सेकेंड प्रोसेस, दैट इज इन क्रेब्स साइकिल, अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया है ना, क्रेब्स साइकिल इन दोनों में तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल किसका पार्ट है? ये सिर्फ एरोबिक का पार्ट है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन का ये पार्ट है। किसका पार्ट है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? तो इस चीज को पहले हम देख लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। तो क्रेब्स साइकिल में पायरोबिक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम कंप्लीट ब्रेकडाउन। ओके, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरोबिक एसिड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरोबिक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कहने का मतलब जो क्रेब्स साइकिल है वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में ही चलेगा, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज पार्शियल ब्रेकडाउन के साथ पायरोबिक एसिड में बदल जाएगा। अब ये पायरोबिक एसिड, ये जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये पायरोबिक एसिड साइटोप्लाज्म से कहाँ चले जाए? माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाए और वहाँ ऑक्सीजन की मदद से कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दे इस पायरोबिक एसिड का। फ्यूचर में मतलब फिर से एक बार ब्रेकडाउन कर दे, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग एरोबिक प्रोसेस, यानी इस साइकिल को हम लोग, यहाँ पर एक साइकिल चलता है, एक रिएक्शन का एक साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा पायरोबिक एसिड का, कहाँ जाने के बाद? माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद। और ये जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है एरोबिक एंड एरोबिक में, वो किससे आता है? तो वो इसी क्रेब्स साइकिल से आता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये तो सेम है एरोबिक में भी एंड एनाएरोबिक में भी। ओके, ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है। सो हेयर दिस इज इंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस। यहाँ पर ढेर सारे इंजाइम्स की आवश्यकता होती है और एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चलता है, साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब चलिए, अब ये पायरोबिक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया है, ऑक्सीजन की हेल्प से ये क्रेब्स साइकिल कराएगा और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज कराएगा, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट कराएगा। अगर ये पायरोबिक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, ठीक है, तो ये दो चीज़ हो सकता है। ये पायरोबिक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो ये एक समय लैक्टिक एसिड बना सकता है, लैक्टिक एसिड बना सकता है, या एक समय क्या कर सकता है? अल्कोहल बना सकता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल बना सकता है, इथाइल अल्कोहल बना सकता है। ओके, और थर्ड में अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्रेब्स साइकिल कराएगा, क्रेब्स साइकिल कराएगा। तो यहाँ से समझिएगा, देखिए पायरोबिक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्रेब्स साइकिल कराएगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एंड जब इस पायरोबिक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस केस में एक बार जो प्रोडक्ट हो सकता है वो लैक्टिक एसिड हो सकता है, तो उसको हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे। और कभी कभी जो प्रोडक्ट हो सकता है वो इथाइल अल्कोहल हो सकता है, तो उसको हम लोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। तो इन दोनों ही केस में, यानी कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएंगे, एनएरोबिक के पार्ट कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस दोनों ही केस में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, तब ये दोनों प्रोसेस होता है। ओके, तो ये एनएरोबिक के केस में आ जाएंगे। लेकिन यदि ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी तो क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगा और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों ही प्रोसेस में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था ये पार्शियली ही रह जाएगा। इसीलिए इस एनाएरोबिक प्रोसेस में जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ वो पार्शियल ही रह जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लो अमाउंट ऑफ लो एटीपी एनर्जी रिलीज होगा,
ठीक है। लेकिन इस केस में जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो एक सीरीज चलेगा रिएक्शन का एंजाइम की मदद से और लार्ज अमाउंट में यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन करा दिया जाएगा इस पायरोविक एसिड का और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। नाउ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर देखिए कि जो सबस्ट्रेट है, नाउ द सबस्ट्रेट और रॉ मटेरियल इज सेम, दैट इज ग्लूकोज, ओके, बट प्रोडक्ट इज डिफरेंट, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है। वो ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है या नहीं, ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं। अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन यदि अगर नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन तो वो या तो लैक्टिक एसिड बना देगा सेल के अंदर या तो इथाइल अल्कोहल बना देगा सेल के अंदर, ठीक है। तो चलिए, तो यहां से आपने क्या समझा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। अभी और बाकी है, अभी और हम लोग देखेंगे और डिटेल में, इन तीनों को ही हम लोग देखने वाले हैं। सो हेयर आर two different process involved in respiration, that is first is glycolysis and second is Krebs cycle। glycolysis means ग्लूकोज का क्या होना, लाइसिस होना, टूटना। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है इसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और ये 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, दैट इज पायरोविक एसिड। इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन है। ये फर्स्ट प्रोसेस है जो एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती तो ये एनारोबिक का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये कॉमन है एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए। अब ये जो पायरोविक एसिड बना है, इस पायरोविक एसिड का यूज कैसे किया जाता है आगे, उस आधार पर यहां पर हम लोग देख रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर इस पायरोविक एसिड, अगर ये पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चले गया और ऑक्सीजन की हेल्प से वहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन करा लिया तो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसके कारण क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन यदि इस पायरोविक एसिड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया तो एक केस में ये तो लैक्टिक एसिड बना लेगा प्रोडक्ट के रूप में और दूसरे केस में इथाइल अल्कोहल बना लेगा। तो इन दोनों ही केस में लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल जो प्रोडक्ट बनेगा, कब बनेगा, जब ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। तो इन दोनों को ही हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। और यहां पर जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था ग्लूकोज का, वो पार्शियल ही रह जाएगा, जिस कारण यहां पर एनर्जी जो है वो बहुत ही कम, वेरी लेस अमाउंट में यहां पर रिलीज होगा। तो हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट तो हर एक जगह सेम है, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है अकॉर्डिंगली कि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे चलकर इन तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताते हैं। चलिए नो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने एक समराइज किया हुआ है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समराइज किया हुआ है। वो क्या है कि सबसे पहले ग्लूकोज होगा, इस ग्लूकोज का क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। पार्शियल जो है यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होगा तो इससे पायरुवेट या पायरोविक एसिड बनेगा, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स के, दैट इज पायरोविक एसिड के, ठीक है। अब ये प्रोसेस कॉमन है एरोबिक के लिए, एनारोबिक के लिए, दोनों के लिए। अब यहाँ से और इस पायरोविक एसिड को अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सप्लाई होता है, एंड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। अगर इसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इस केस में 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 अलग अलग केस बनेंगे। एक तो बनेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी प्रोडक्ट क्या हो जाए, लैक्टिक एसिड हो जाए। लैक्टिक एसिड क्या है, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन 2 इसके मॉलिक्यूल्स बनेंगे। साथ ही 2 ATP एनर्जी रिलीज होगा, ओनली 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये कहाँ होगा, तो ये मसल सेल्स में होगा। हमारे मसल सेल्स में जब हैवी एक्सरसाइज हम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल सेल्स में को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है, यानी प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, हमारे मसल्स दर्द करने लगते हैं, पेन देने लगते हैं, ठीक है। एंड इन सेकेंड केस क्या है, यहाँ पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है। उस केस में क्या होगा कि इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट होगा। इथाइल अल्कोहल ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। इसके कितने बनेंगे टोटल, यहाँ पर भी टोटल दो इसके कंपाउंड बनेंगे, 2 कार्बन के, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी। और यदि ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए इस पायरोवेट को,
माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर, तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस जब ऑक्सीजन इसको अवेलेबल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जो प्रोसेस चलेगा वो क्रेब्स साइकिल चलेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वहाँ पर 6 CO2, 6 H2O और 38 ATP एनर्जी रिलीज हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा इस ग्लूकोज का, लेकिन इस दोनों ही केस में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ही रह जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है पायरोविक एसिड, उसको ऑक्सीजन मिला या नहीं मिला, उस बेसिस पर हम लोग इतने तरह के कैटेगराइज इसको कर सकते हैं। इन दोनों ही केस में एनर्जी जो रिलीज हो रही है ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है। इट मीन्स हेयर नॉट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, बट हेयर 38 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमारे सेल्स में ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होते हैं, और ये जो एनारोबिक वाले केस है ये बहुत ही कम देखे जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केस में ये होते हैं। ओके, बट देयर आर 2 टाइप्स, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं दोनों ही टाइप के। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट्स हमारा होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी कहने का मतलब कि रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे। फिजियोलॉजी कहने का मतलब कि जो भी प्रोसेसेस इंक्लूड हैं रेस्पिरेशन के अंदर, उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अगर हम बात करें मैकेनिज़्म की बात करें या प्रोसेस की बात करें रेस्पिरेशन की, तो उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, 2 चीज़ देखना है। एक तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग देखना है, ठीक है, या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखना है, एंड सेकेंडली ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इट मीन्स हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे केस में, ह्यूमन के केस में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के केस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उस ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और फिर उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन से वो चला जाता है कहाँ पर, तो हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, और फिर ब्लड से वो रेस्पिरेटरी गैस यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यू तक पहुँच जाता है। फिर हमारे टिश्यू में रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो केमिकल प्रोसेस है वो शुरू होता है, तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन उसी दौरान एक हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो जाता है। तो फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना है, हमें एक्सहेल करना है, हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, वो हमारे वापस हमारे ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी लंग्स में पहुँच जाएगा, और फिर हमारे लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। एक्सचेंज होने का मतलब कि ब्लड और टिश्यू के बीच में किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ब्लड के बीच में किस तरह से गैस का ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सचेंज हो रहा है। पहले तो एक्सचेंज होना यानी कि अदला बदली होना, कार्बन डाइऑक्साइड जाना, ऑक्सीजन आना, ऑक्सीजन आना, कार्बन डाइऑक्साइड जाना, वो एक्सचेंज हुआ। और ट्रांसपोर्ट क्या हुआ कि ब्लड के थ्रू उस रेस्पिरेटरी गैस को क्या करना कि अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देना, ताकि वहां पर जो केमिकल ब्रेकडाउन है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, वो पूरा हो सके। ठीक है, एनाटॉमी में हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो कि ह्यूमन जो है एक हायर एनिमल है, ठीक है, बहुत ही डेवलप्ड एनिमल है, इसीलिए ह्यूमन के केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होंगे वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है उसका काम क्या है, उसका काम है कि ऑक्सीजन का क्या कराना या रेस्पिरेटरी गैसेस का क्या कराना, एक्सचेंज कराना। क्लियर है, तो अगर रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज कराना है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कुछ फीचर्स हैं जो उनके पास होने चाहिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कुछ गुण होने चाहिए उसके पास, ताकि वो इस काम को आसानी से कर सके। तो इन केस ऑफ ह्यूमन वी आर डेवलप्ड एनिमल्स, सो आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर आल्सो वेरी डेवलप्ड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन एक हाईली डेवलप्ड एनिमल है, तो ह्यूमन के केस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है वो इसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सरफेस से होना है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ खास फीचर्स होनी चाहिए ताकि इफ़िशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, इजीली जो है रेस्पिरेटरी गैसेस वो एक्सचेंज हो सके उस रेस्पिरेटरी सरफेस से। सो इस केस ऑफ ह्यूमन
So exchange of gases takes place from the surface of respiratory organ called respiratory surface. तो गैसेस का जो एक्सचेंज होना होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन के सरफेस से होना होता है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। ठीक है। फॉर इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स। और ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होना है, ठीक है, वो ईजिली हो सके, बहुत ही आसानी से हो सके, इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके पास ये फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए। कौन कौन से ये फीचर्स हैं? इट शुड बी थिन, मॉइस्ट एंड हैव हायर सरफेस एरिया। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट कहने का मतलब उसके अंदर नमी होनी चाहिए, एंड हैव हायर सरफेस एरिया। और जो सरफेस एरिया है वो क्या हो सके, वो बड़े हो, ताकि इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। इट शुड बी परमिएबल फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। जो रेस्पिरेटरी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ठीक है, वो उसके लिए परमिएबल हो। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो उसके लिए परमिएबल हो, कहने का मतलब वो इजीली जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने थ्रू पास करने दे, ठीक है, अपने थ्रू एक्सचेंज होने दे। ओके, नाउ इट शुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपोज टू एयर। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है या जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली जो है एयर के कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेना होता है या कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है वो कहाँ से लेना होता है, एयर से लेना होता है। ठीक है, उसे क्या होना चाहिए, वो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली एयर के एक्सपोज में होना ही चाहिए। नॉट डिवाइड ऑफ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या जो सरफेस है उसके अंदर या उसके ऊपर से कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? ठीक है, एक्सोस्केलेटन क्या है? तो एक्सोस्केलेटन जो है ये हमारे कंकाल तंत्र का ही भाग है। ठीक है, एक होता है इंडोस्केलेटन और दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन वो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, एक्सोस्केलेटन वो होते हैं जो हमारे बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो नेल है, हमारा हेयर है, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एक्सोस्केलेटन के रूप में। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सरफेस है वहाँ पर कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होना चाहिए। सो इन केस ऑफ ह्यूमन वी हैव हाईली डेवलप्ड ऑर्गन्स। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा विकसित अंग हैं इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। उस ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं लंग्स। ओके, और हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है, लंग्स के अंदर एक अच्छा रेस्पिरेटरी सरफेस है जिनके पास ये सभी फीचर्स मौजूद हैं, और उस रेस्पिरेटरी सरफेस को हम लोग कहते हैं एल्वेलाई। एंड इन केस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको एक खास नाम दिया जाता है, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो लंग्स की जब बात होती है तो उससे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, दैट इज पल्मोनरी। ओके, सो हेयर इन ह्यूमन द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है, और इस लंग्स के साथ और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन सभी को मिलाकर कलेक्टिवली हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग अदर ऑर्गन्स इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड रेस्पिरेटरी सरफेस इज कॉल्ड एल्वेलाई। और जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसे हम लोग ह्यूमन के केस में क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। और इस एल्वेलाई में वो सारे फीचर्स हैं जो इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा सके, यानी ये सभी फीचर्स उस एल्वेलाई में प्रेजेंट है। एंड रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन के केस में, ऐसे रेस्पिरेशन के लिए नाम रखा गया है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। चलिए अब हम आगे चलेंगे और एनाटॉमी को विस्तार में देखेंगे। नाउ द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड अनदर इज रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो ये हमारे नोज से शुरू हो जाता है, हमारे नाक से, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ये एंटर कर जाता है फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद ये लैरिंक्स में, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी में। ओके, एंड ब्रोंकी के बाद फाइनली ब्रोंक्यूल्स में, एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद फाइनली एल्वियोलस में। ओके, एंड मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और इनके बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम जान सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेजल कैविटी, ठीक है, हमारा ये नोज़ है। इस नोज़ में हमारा जो ये होल है,
शुरू में जो ये हमारा होल है जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये जो होल है, ये जो होल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। तो इस नॉस्ट्रिल से क्या होता है, एक पीछे की ओर एक लंबा सा कैविटी गया होता है, ठीक है, एक ट्यूब गया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर जो है एक कैविटी बनता है और इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं, ओके, दिट इज़ नेजल कैविटी। और ये हमारा माउथ है और माउथ के अंदर ये जो कैविटी बनता है ये क्या है, हमारा बक्कल कैविटी है, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हुए हैं, ठीक है। नोज़ जो हमारा ये नोज़ है, नोज जो है उसका ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके ओपनिंग को हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। इस नॉस्ट्रिल के अंदर जो कैविटी बन रहा है इसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर बीच में एक सेप्टम होता है, ठीक है, बोन्स का बना हुआ एक चैम्बर होता है जो इसको डिवाइड करता है, नेजल कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये बक्कल कैविटी है, ये माउथ है जिसके ओपनिंग को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, ओके। अब ये नेजल कैविटी और ये बक्कल कैविटी, नेजल कैविटी का यूज है, नाक का क्या यूज है, ऑक्सीजन अंदर लेना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, मतलब कि एयर को अंदर लेना, ठीक है। तो ये पैसेज फॉर एयर, नेजल कैविटी इज पैसेज फॉर एयर एंड बक्कल कैविटी इज पैसेज फॉर फूड, ओके। बक्कल कैविटी से फूड पास कराते हैं, नेजल कैविटी से एयर पास कराते हैं। और पीछे जाकर यहाँ पर एक कॉमन चैम्बर बनता है, एक रास्ता बनता है, एक पाथवे बनता है जहाँ पर फूड और एयर दोनों मिक्स करते हैं। इस कॉमन चैम्बर को क्या बोलते हैं, हम लोग फेरेंक्स बोलते हैं, ठीक है। फेरेंक्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से वो होते हैं ओरोफेरेंक्स, वो होते हैं लैरिंगोफेरेंक्स, और वो होते हैं कौन से, ये ओरोफेरेंक्स, लैरिंगोफेरेंक्स एंड नेजोफेरेंक्स, 3 पार्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप पार्ट्स देख रहे हैं ये मेनली किसकी बात हो रही है, ओरोफेरेंक्स की, ठीक है, ओरोफेरेंक्स की। तो ओरोफेरेंक्स जो है ये कॉमन पाथवे है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, ठीक है। अब इस ओरोफेरेंक्स के पास एक स्ट्रक्चर, बेल शेपेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग यूब्यूला कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप लोगों को बताया गया था। ये यूब्यूला क्या करता है कि फूड को, जो फूड हम लोग इधर से ले रहे हैं, जिस समय हम लोग फूड क्या करते हैं अंदर लेते हैं माउथ के, या हम अपने ओएसोफेगस में डालते हैं फूड को, तो उस टाइम में हमारा ये नेजल कैविटी जो है ये बंद हो जाता है इस यूब्यूला के थ्रू, ताकि ये फूड जो है ये इस नेजल कैविटी में नहीं जा सके। अगर ऐसा होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और यदि हम खाना नहीं खा रहे होते, हम सिर्फ सांस ले रहे होते हैं, तो उस केस में ये जो यूब्यूला है वो नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन जो है वो इधर से पास कर जाए और ओरोफेरेंक्स की तरफ चला जाए, ठीक है। तो इस यूब्यूला का फंक्शन क्या है, जो यहाँ पर है इस सेंटर पर, यानी कि इस पॉइंट पर है, फेरेंक्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर ये जो यूब्यूला है इसका फंक्शन है कि फूड को नेजल कैविटी में जाने से रोकना, ठीक है, और एयर को जो है डायरेक्टली पास करने देना, यानी कि आगे जाने देना उसको, ओके। तो यहाँ पर नेजल कैविटी के बारे में हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने फेरेंक्स के बारे में भी जाना। फेरेंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब यहाँ से ये फेरेंक्स, अब यहाँ से यहाँ एयर आ गया, अब ये एयर क्या होगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, तो इस लैरिंग्स में जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। यही हमारा क्या है, लैरिंग्स है, ठीक है, ओके। अब देखिए कि ये जो लैरिंग्स है इसी के बगल में यहाँ पर ओएसोफेगस है, इसी के बगल में यहाँ पर फूड पाइप है, ओके। इस लैरिंग्स के बगल में यहाँ पर क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। और इसका भी एक ओपनिंग होता है। अगर हम फूड खा रहे होते हैं तो वो इसके थ्रू क्या होगा, इस बक्कल कैविटी के थ्रू डायरेक्ट इस ओएसोफेगस में आएगा। और यदि हम सांस ले रहे होते हैं, एयर अंदर ले रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब हम फूड खाएंगे उस केस में ये जो लैरिंग्स है इसका जो ओपनिंग है, इसके ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है। इस लैरिंग्स के ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। तो जिस टाइम हम फूड लेते हैं उस टाइम ये ग्लोटिस, यानी ये ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स जो है ये ढका होता है एक कार्टिलेजियस मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। ताकि जब हम फूड ले तो वो फूड गलती से हमारे इस ट्रैकिया में, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा पाए, तो उसको रोकने के लिए इस ग्लोटिस को बंद रखा जाता है एपिग्लोटिस से, ओके। और जब हम सांस लेंगे, जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम इस नेजल कैविटी से एयर पास करते हुए वो इस लैरिंग्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम में एपिग्लोटिस जो है वो ऊपर रहेगा और ये जो ग्लोटिस है वो खुला रहेगा, ठीक है, एंट्री जो है वो खुली रहेगी,
ओके। तो एपिग्लोटिस का क्या रोल है? एपिग्लोटिस का रोल है कि फूड को इस लैरिंग्स के अंदर जाने से रोकना। तो जब हम खाना खा रहे होंगे उस समय ये ढका हुआ रहेगा, यानी ग्लोटिस बंद रहेगा एपिग्लोटिस के थ्रू, और जब हम सांस ले रहे होंगे, जब हम खाना नहीं खा रहे होंगे, उस टाइम ये क्या होगा? खुला हुआ रहेगा, ये ग्लोटिस जो है वो खुला हुआ रहेगा। ठीक है, तो एयर जो है वो इस लैरिंग्स में आ जाएगा। अब लैरिंग्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लैरिंग्स का ये आगे वाला जो पार्ट है ये उभरा हुआ पार्ट होता है, जिसको हम लोग एडम्स ओपल बोलते हैं। ठीक है, एडल्ट के केस में ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, ये यहाँ पर निकला हुआ होता है, जिसको एडम्स ओपल बोलते हैं। ठीक है, लैरिंग्स में जैसे ही यहाँ पर एयर पहुँचता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको हम लोग वॉइस बॉक्स ऑफ मैमल भी कहते हैं। ठीक है, तो लैरिंग्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब इस लैरिंग्स से ही यहाँ से एक ट्यूब निकलता है, एक पाइप निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ये क्या चीज़ है? हमारा ट्रैकिया। ठीक है, दिस इज आवर ट्रैकिया। समझ में आ रहा है? अब देखिए ट्रैकिया के बारे में क्या चीज़ है कि ट्रैकिया जो है ये एक वाइंड पाइप भी इसको कह सकते हैं, जैसे इसको हम फूड पाइप कहते हैं, उसी तरह इस ट्रैकिया को हम लोग वाइंड पाइप भी कह सकते हैं। ये एक लंबा पाइप होता है जो लगभग 11 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है कितनी? तो 11 सेंटीमीटर की, और इसकी जो विड्थ होती है यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो होता है लगभग आपका 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एयर जो है वो इस ट्रैकिया में अब आएगा। इस लैरिंग्स से एयर कहाँ जाएगा? इस ट्रैकिया में जाएगा। ये जो ट्रैकिया है ये सिंगल है। ठीक है, ये सिंगल एक ट्यूब है जिसको हम लोग ट्रैकिया बोल रहे हैं, और ये ट्रैकिया, इस ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेजियस सी शेपेड, ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग, सी शेपेड इनकम्प्लीट रिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के अंदर सी शेप का कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस रिंग को, ये जो रिंग बन रहा है इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सी शेपेड कार्टिलेजस। ठीक है, ये रिंग प्रेजेंट होता है। इस रिंग का क्या काम है? इस रिंग का काम है कि जैसे ही इसके अंदर एयर आए तो ये कोलैप्स नहीं हो, ये दब ना जाए। तो इसको दबने से रोकने के लिए यहाँ पर ये कार्टिलेजियस सी शेपेड इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हो गया ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया सीधा क्या है? ये वाइंड पाइप है, जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं या जो एयर हम लोग ले रहे हैं वो क्या हो रहा है? इस लैरिंग्स से वो कहाँ आ गया? इस ट्रैकिया के अंदर आ गया। ठीक है, तो एयर नेजल कैविटी से कहाँ आ गया? नेजल कैविटी से फैरिंग्स में आ गया। फैरिंग्स से ये कहाँ आ गया? तो इस लैरिंग्स में आ गया। अब लैरिंग्स से ये कहाँ आ गया? तो इस ट्रैकिया में आ गया। अब ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर डिवाइड कर जाता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट ट्रैकिया में ये डिवाइड कर जाता है। तो ये जो डिवाइडिंग पार्ट है ट्रैकिया का, इसको हम लोग ट्रैकिया नहीं बोलते, इसको हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। तो ये ट्रैकिया का ये पार्ट जो राइट की तरफ आया तो उसको हम लोग राइट ब्रोंकी बोलते हैं, और जो लेफ्ट की तरफ गया उसको हम लोग लेफ्ट ब्रोंकी बोलते हैं, या इसको हम लोग ब्रोंकस भी बोलते हैं, ब्रोंकी या ब्रोंकस। तो ये राइट ब्रोंकी हो गया, और ये क्या हो गया? लेफ्ट ब्रोंकस हो गया। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। और इसको हम लोग प्राइमरी भी बोल सकते हैं। प्राइमरी इसलिए क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुआ है ब्रोंकस का। ठीक है, ये फर्दर जो ब्रोंकस है ये फर्दर क्या होगा कि आगे फिर से डिवाइड होगा। ये आगे क्या होता है कि फिर से डिवाइड होता है। क्लियर है? ये आगे फिर से डिवाइड होगा तो ये सेकेंडरी ब्रोंकस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ब्रोंकस, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्रोंक्यूल्स। सेकेंडरी ब्रोंकस को ही हम लोग ब्रोंक्यूल्स का नाम रख देते हैं। ठीक है, आगे जाके ये फिर से क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा। फिर से डिवाइड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकस। ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकस। तो प्राइमरी, ये प्राइमरी है, उसके बाद ये फिर से डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी ब्रोंकस, और फिर से डिवाइड करेगा तो टर्शियरी ब्रोंकस। इसके लिए हम लोग ब्रोंक्यूल्स नाम रख देते हैं। ठीक है, ब्रोंकस के बाद जो डिवीजन हो रहा है उसके लिए हम लोग ब्रोंक्यूल्स नाम रख देते हैं। और फाइनली जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है? एक स्वेल पार्ट होता है, एक फूला हुआ भाग होता है, जिसको हम लोग एल्वियोलस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एल्वियोलस। ठीक है, तो टर्शियरी ब्रोंकस यानी एंड ऑफ दिस ब्रोंकी या ब्रोंकस, उसके एंड पर स्वेलन पार्ट होता है। इस स्वेलन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलस कहते हैं। ओके, डन है। चलिए आगे की बात करें हम लोग। तो अब यहाँ से देखिए कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है।
एक बार फिर से जल्दी से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये नेजल कैविटी है, यहाँ पर ये बकल कैविटी है। नेजल कैविटी से एयर पास करता है, बकल कैविटी से फूड पास करता है। ये दोनों ही जाकर यहाँ पर एक कॉमन रास्ता बनाता है, नेजल कैविटी और बकल कैविटी। इस कॉमन पैसेज को फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इस यहाँ से एयर भी पास करता है, यहाँ से फूड भी पास करता है, लेकिन दोनों एक साथ पास नहीं करता है। अगर फूड पास कर रहा होगा तो ये जो एंट्री है नेजल कैविटी, ये बंद हो जाएगा बाय उब्यूला, ठीक है। और जब एयर पास कर रहा होगा तो ये जो है उस समय बकल कैविटी बंद हो जाएगा बाय उब्यूला। तो उब्यूला का यहाँ पर ये रोल है। तो यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन या जो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी गैस यहाँ पर पास करा, यहाँ से नीचे आया, नीचे उतरा, तो ये कहाँ पर एंटर कर गया, ये आ गया आपके लैरिंग्स में, ठीक है। ये जो लैरिंग्स है, इसका जो ओपनिंग है, इसके ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। ये जो ओपनिंग है, जो ग्लोटिस है, ये बंद रहता है किसके द्वारा, ईपीग्लोटिस के द्वारा। कब बंद रहता है, जिस समय हम फूड ले रहे होते हैं। अगर ये खुला रहा तो फूड का चांस बनता है कि वो इसके अंदर आ जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आ जाए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर हम फूड नहीं ले रहे होते हैं, उस केस में ये ग्लोटिस जो है, ये ओपनिंग जो है वो खुला रहता है, ठीक है। ये एपिग्लोटिस जो है वो ऊपर रहता है, यानी यहाँ का जो ओपनिंग है ग्लोटिस वो खुला रहता है ताकि एयर यहाँ इसके अंदर आ सके। अब जैसे ही एयर इसके अंदर आता है तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इसको हम लोग वॉइस बॉक्स ऑफ मैमल भी कहते हैं। मैच्योर्ड मैमल में या एडल्ट मैमल में ये जो इसका आगे का पार्ट है, ठीक है, जो आगे का पार्ट है यानी कि एंटीरियर पार्ट है लैरिंग्स का, वो कुछ ज़्यादा ही उभरा हुआ होता है। इसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं, ओके। अब लैरिंग्स से एक ट्यूब शुरू होता है यहाँ से। इस ट्यूब को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर और विड्थ लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। इस ट्रैकिया के अंदर सी शेपेड इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग होते हैं, ठीक है, जो इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। फर्दर ये ट्रैकिया जो है ये डिवाइड कर जाते हैं राइट और लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो हम इसका नाम रख देते हैं राइट ब्रोंकी या राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकस। इसको हम लोग प्राइमरी भी बोल सकते हैं। क्यों प्राइमरी? क्योंकि आगे जाकर ये जो ट्रैकिया का पार्ट है, ठीक है, ये जो ब्रोंकी का पार्ट है, ये आगे जाकर फिर डिवाइड करता है, फिर अगले ब्रांच में ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सेकेंडरी क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेकेंडरी ब्रोंकस बोलेंगे। और फिर आगे जाके फिर एक बार वो ब्रांच कर जाएगा, फिर एक बार जो है वो ब्रांच कर जाएगा, तो उसको हम लोग टर्शियरी ब्रोंकस बोलेंगे। या उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंक्यूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ओके। ब्रोंकी के बाद क्या आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है। ब्रोंक्यूल्स क्या है, तो ब्रोंक्यूल्स जो है वो एक डिवीज़न है, ठीक है। एक हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से डिवीज़न हो रहा है वो सभी क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। और फाइनली जहाँ पर टर्शियरी ब्रोंकस एंड होते हैं, उस एंड पार्ट पर एक फूला हुआ भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलस बोलते हैं। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स जो है, लंग्स का जो संख्या है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। इसका जो लोकेशन होता है वो होता है थोरेसिक कैविटी में। ये लंग्स कहाँ पर मौजूद हैं, तो ये थोरेसिक कैविटी में मौजूद है, ओके। थोरेसिक कैविटी। सो व्हाट इज थोरेसिक कैविटी? थोरेसिक कैविटी हम किसे बोलते हैं, अस्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अस्टर्नम बीचों बीच जो हड्डी होती है यहाँ पर रिब्स के बीचों बीच, वो अस्टर्नम होती है। इसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है और यहाँ से रिब्स निकले हुए हैं अस्टर्नम से, ये सब मिलकर एक कैविटी बनाते हैं। उस कैविटी को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं। उसी थोरेसिक कैविटी में ये लंग्स मौजूद होते हैं। इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ये जो लंग्स होते हैं ये स्पॉन्जी होते हैं और हल्के होते हैं, ठीक है। जो लंग्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये स्पॉन्जी होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं, और इनका नेचर सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट कहने का मतलब ये क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। अब इसके नीचे यानी कि इसके फ्लोर पर क्या होता है, यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। डोम शेपेड, डोम शेपेड करने का मतलब इस तरह से घुमा हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। इस डायफ्राम पर ये टिका होता है हमारा लंग्स, ठीक है। तो ये इस डायफ्राम पर हमारा ये लंग्स टिका हुआ रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो लंग्स जो है, अब ये जो लंग्स है ये 2 लेयर में होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं लंग्स के 2 लेयर होते हैं, ओके। एक तो अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल इनर मेम्ब्रेन, और बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं प्लूरल आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस बनता है, जिसको हम लोग प्लूरल कैविटी कहते हैं। इस प्लूरल कैविटी में एक खास तरह का फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड जो है ये क्या करता है कि फ्रिक्शन से बचाता है, किसको, तो इस लंग्स को, है ना। इस लंग्स, ये लंग्स के दोनों लेयर आपस में फ्रिक्शन ना करे,
क्योंकि इसका मूवमेंट होता है। लंग्स जो है वो मूव करता है, जब हम ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो लंग्स में मूवमेंट होता है। लंग्स का साइज बड़ा और छोटा होता है। तो बड़ा और छोटा होने के कारण क्या होगा कि ये आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है वो आपस में घिसे नहीं, उसमें फ्रिक्शन नहीं हो, इसके कारण इस प्लूरल कैविटी में एक खास तरह का फ्लूइड होता है जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो लंग्स है। ये हमारा क्या हो गया, राइट लंग, और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने देखा था ये क्या चीज़ था हमारा, ये राइट ब्रोंकी, ये राइट ब्रोंकी या राइट ब्रोंकस, और ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकस, ये राइट ब्रोंकस और ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, तो ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकस जो है ये कहाँ एंटर कर जाएंगे, तो ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। कहाँ एंटर कर जाते हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। प्राइमरी वाले ब्रोंकस जो है हमारे कहाँ एंटर कर जाते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस था वो राइट लंग में, और जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस था वो हमारे लेफ्ट लंग में एंटर कर जाएगा। अब यहाँ से इसके अंदर भी क्या होगा, ब्रांच होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसके अंदर भी ब्रांच होगा इस तरह से। तो यहाँ से क्या होगा, ये सेकेंडरी ब्रोंकस बनेगा, या इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं। फिर से फर्दर इसमें क्या होगा, ब्रांच होगा। इस तरह से ये ब्रांचिंग जो है वो चलती रहेगी। ओके, इस तरह से ये ब्रांचिंग चलती रहेगी। और फाइनली क्या होगा यहाँ पर कि टर्शियरी ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स जो है यहाँ पर एंड कर जाएगा टर्शियरी पार्ट में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। और यहाँ पर ये जो एंड पार्ट है टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स या टर्शियरी ब्रोंकस जो है यहाँ पर जो फूला हुआ भाग होगा हर एक जगह। ठीक है, ये क्या है, एल्वोलाई है, और यही क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक इसी प्रकार हमारे लेफ्ट लंग में भी होगा। ठीक है, तो राइट लंग का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेफ्ट लंग। ठीक है, और ये राइट और लेफ्ट जो हमारा क्या था, ब्रोंकी था, वो किस में एंटर करेगा, राइट और लेफ्ट लंग्स में। और वहाँ पर जाकर फर्दर इसका डिवीजन होगा, तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकस में डिवाइड करेगा। और फाइनली टर्शियरी ब्रोंकी का जो एंड होगा वहाँ पर एक फूला हुआ स्वेलन पार्ट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम बात करें लेफ्ट ब्रोंकस की, तो इस लेफ्ट लंग्स की, तो इस लेफ्ट लंग्स के नीचे यहाँ पर एक मुड़ा हुआ भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच। इसको क्या बोला जाता है, कार्डियक नोच बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो लेफ्ट लंग्स के नीचे वाले एरिया में। इस कार्डियक नोच में क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, यानी कि जिसे हम लोग दिल बोलते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस कार्डियक नोच में। लेफ्ट लंग के नीचे ये जो स्पेस बन रहा है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, आई थिंक कि पूरा का पूरा आपका जो एनाटॉमी वाला पार्ट था ये हमने कंप्लीट करा दिया, जिसको हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जिसको हमने रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन में बांटा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी पार्ट्स थे उसको मैंने आपको यहाँ समझाया, और उसके बाद रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन लंग्स के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्रीदिंग में दो मेन प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अपने लंग्स में लेते हैं, और एक्सहेलेशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अपने लंग्स से बाहर रिलीज़ करते हैं। तो चलिए देखने वाले हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या चेंज आते हैं हमारे रिब्स में, हमारे लंग्स में, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अलग अलग करके आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के केस में हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, लंग्स में लेते हैं, और एक्सहेलेशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स से बाहर भेजते हैं। तो यहाँ पर इनहेलेशन के केस में क्या होता है और एक्सहेलेशन के केस में क्या होता है, इस दोनों ही प्रोसेस को हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इनहेलेशन में सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो लंग्स है वो पूरे के पूरे हमारे डायफ्राम पर टिका हुआ है। डायफ्राम जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और डोम शेपेड होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम सांस को अंदर खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम का मसल है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो हमारा डोम शेपेड मसल है, डोम शेपेड जो हमारा ये मसल है, ये क्या होता है, ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है और सीधा हो जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है।
तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनहेलेशन के केस में सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा डायफ्राम है इसके मसल्स में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये डोम शेपेड से क्या हो जाता है, फ्लैट शेप हो जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनहेलेशन के केस में बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि मसल ऑफ डायफ्राम, मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। डायफ्राम के मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। शेप किस तरह से हो जाएगा, तो ये डोम शेपेड से किस में बदल जाएंगे, तो डोम शेपेड से ये फ्लैट हो जाएंगे। ओके, जब ये डोम शेपेड से जब ये फ्लैट हो जाएगा तो इसके कारण कुछ खास तरह के चेंज आएंगे। कौन सी चेंज आएंगे, तो जो हमारा रिब्स है, ठीक है, जो हमारा रिब्स है, इस रिब्स में मूवमेंट देखा जाएगा, और ये मूवमेंट दो तरह के होंगे, अपवार्ड मूवमेंट एंड आउटवार्ड मूवमेंट। अपवार्ड मूवमेंट एंड आउटवार्ड मूवमेंट कहने का मतलब ये ऊपर भी आएगा और आगे भी जाएगा, है ना, ऊपर भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, दैट इज अपवार्ड मूवमेंट एंड आउटवार्ड मूवमेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डोम शेपेड क्या था, डोम शेपेड जो हमारा यहाँ पर डायफ्राम था वो अब सीधा हो चुका है, जिसके कारण जो हमारे रिब्स हैं वो अपवार्ड जा रहे हैं और आउटवार्ड जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिब्स मूव्स अपवार्ड एंड आउटवार्ड। तो जब हमारा रिब्स क्या होगा, ऊपर जाएगा और आगे की ओर जाएगा, आउटवार्ड जाएगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है, ठीक है, रिब्स केज के अंदर जो वॉल्यूम है, पूरे के पूरे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ रिब्स केज इंक्रीजेज। तो जब रिब्स केज की वॉल्यूम बढ़ेगी तो हमारा लंग्स, क्योंकि क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, वो साइज उसका बदलता है। तो जब क्या होगा कि हमारा रिब्स केज का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हमारा लंग्स भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हमारे लंग्स के भी वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स, वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स इंक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स इंक्रीजेज। लंग्स के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिब्स केज की वॉल्यूम बढ़ रही है, थोड़ी सी कैविटी की वॉल्यूम बढ़ रही है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज, अब वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स का, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड, विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि आगे क्या होगा कि इसके बाद प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेज। तो हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर बने हुए थे, मेंटेन्ड थे, वो अब क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, तो क्या हो जाएगा कि इन्वायरमेंट का प्रेशर हाई हो गया और हमारे लंग्स का प्रेशर कम हो गया। तो जो एयर जो ट्रैवल कर जाएगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल कर जाएगा, यानी इन्वायरमेंट से वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनली जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एयर कम्स to our lungs। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये इनहेलेशन में इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता है। इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर लेना। तो क्या क्या हो रहा था इसमें, सबसे पहले जो मसल हैं, ठीक है, जो डोम शेपेड हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो फ्लैट हो जाएंगे। ये डोम शेपेड से क्या हो जाएंगे, ये फ्लैट हो जाएंगे। इसके कारण जो रिब्स इस डोम शेपेड फ्लैट स्ट्रक्चर पर टिके हुए थे ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर मूवमेंट होगा। रिब्स के अंदर दो तरह के मूवमेंट होंगे, अपवार्ड मूवमेंट एंड आउटवार्ड मूवमेंट। तो यहाँ पर अपवार्ड मूवमेंट एंड आउटवार्ड मूवमेंट होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो हमारा चेस्ट कैविटी है या रिब्स केज है या थोरेसिक कैविटी है, इसके वॉल्यूम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जब इसके वॉल्यूम बढ़ेंगे तो हमारा लंग्स, क्योंकि क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, वो साइज अपना बदल सकता है। तो अब क्या होगा कि इसको फ्री जगह मिलेगा, स्पेस मिलेगा, तो ये अपने साइज को बढ़ा लेंगे, जिसके कारण वॉल्यूम लंग्स का बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो सकता है कि प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में हाई प्रेशर और हमारे लंग्स के अंदर लो प्रेशर, तो एयर जो है बाहर से वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस किस चीज़ का, इनहेलेशन का।
नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन बिल्कुल ऑपोजिट होगा किसके, इनहेलेशन के, ठीक है। तो इन एक्सहेलेशन में यहाँ पर क्या होगा इसे देखना है। तो जो हमारा अभी ये फ्लैट हो चुका है डायफ्राम, वो फिर से क्या हो जाएगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो मसल ऑफ डायफ्राम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो मसल ऑफ डायफ्राम अब क्या होगा, रिलैक्स करेगा। तो हम बोल सकते हैं नाउ मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्सेस। तो जैसे ही हमारे डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स करेंगे तो जो डोम शेपेड से ये अपने नए शेप में आ गए थे, फ्लैट शेप में, अब ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये फ्लैट शेप से किस में आ जाएंगे, तो ये डोम शेपेड में आ जाएंगे, ठीक है। और ये डोम शेप क्या है, ये ओरिजिनल शेप होता है हमारे डायफ्राम का। ये फ्लैट हो गया और ये डोम शेपेड हो गया। क्लियर हो गया। अब जैसे ही ये क्या होंगे, फ्लैट से डोम शेपेड होंगे, अपने ओरिजिनल शेप में आएंगे, तो जो रिब्स है उनका मूवमेंट होने लगेगा। किस तरह का मूवमेंट, तो रिब्स जो है वो नीचे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएंगे, साथ ही वो इनवर्ड आएंगे, अंदर की ओर आएंगे। तो मूवमेंट क्या होगा, कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा, ऊपर से नीचे और अंदर की ओर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं द नेक्स्ट पॉइंट कि रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। तो जो रिब्स है वो नीचे आएंगे और अंदर की ओर आएंगे। अब इसके कारण क्या होगा कि जो थोरेसिक कैविटी बढ़ गया था, वो थोरेसिक कैविटी फिर से घट जाएंगे, यानी अपने ओरिजिनल कैविटी में, स्पेस में आ जाएंगे। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स डिक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स डिक्रीजेज। तो यहाँ से लंग्स की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, यानी लंग्स का वॉल्यूम फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम लंग्स के कम हो गए तो प्रेशर क्या होंगे, लंग्स में बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेज, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेज। अब हमारे अंदर यानी कि हमारे लंग्स का प्रेशर क्या हो गया, वो बढ़ गया, ठीक है। हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब नाउ द प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स इज मोर देन द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो हाई हो गया हमारे इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनली एयर गोज आउटसाइड, एयर गोज आउटसाइड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। एयर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा हो गए, बाहर कम हो गए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये एयर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द ब्रीदिंग। तो आज का जो अपने का टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से होते हैं, तो वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है जिसको हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी से बाहर रिलीज करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं अपने अंदर, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, तो ये एक्सचेंज कहलाता है। सेम टाइम में ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, दैट इज एक्सचेंज। और उसके बाद इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड की हेल्प से, प्लाज्मा की हेल्प से ये ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है और ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने ये एक डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिया जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये लंग्स है हमारा, ये हमारा हार्ट है और ये हमारे टिश्यू है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इनहेलेशन किया। सपोज दैट कि हमने इनहेलेशन किया तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो ये ऑक्सीजन कहाँ आ गए, हमारे लंग्स में आ गए, हमारे एल्वेओलाई में आ गए। अब इस एल्वेओलाई से, इस लंग से ये ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, ये ब्लड में जाएंगे। ये कहाँ चले जाएंगे, ये ब्लड में जाएंगे।
तो ये ऑक्सीजन जो अभी लंग्स में आया, ये किस में जा रहा है? ये आ रहा है ब्लड में। ये ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? ब्लड में आ रहा है। और एट द सेम टाइम उसी समय यहाँ से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किस में जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज बोलेंगे। दैट इज एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? तो हमने ऑक्सीजन लिया अपने लंग्स के अंदर और उस ऑक्सीजन को हमने ब्लड में डाल दिया, और एट द सेम टाइम उसी समय में कार्बन डाइऑक्साइड जो इस ब्लड में थे वो कहाँ आ जाएंगे? वो हमारे लंग्स में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो चलिए, हमारे इस ब्लड में क्या आ चुका है? ऑक्सीजन आ चुका है। तो हमारा जो ब्लड है वो प्योर ब्लड हो गया है, जिसे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं। अब ये प्योर ब्लड हमारे आर्टरीज़ की हेल्प से, हमारे वेन्स की हेल्प से हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ऑक्सीजन अभी लंग्स से हमारे ब्लड में आया, ये पल्मोनरी वेन की हेल्प से, ये आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज क्या होते हैं, अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप इसे अच्छे से जान पाएंगे। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने का ये मीडियम है। तो ऑक्सीजन इस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये प्योर ब्लड कहाँ आ जाएंगे? ये हमारे हार्ट में आ जाएंगे। ओके, फिर हमारे हार्ट के द्वारा जब ये हमारा हार्ट फिर से पंप करेगा तो फिर ये ब्लड क्या होगा? इस हार्ट से बाहर निकलकर इस नए वेन्स में, एक नए आर्टरी में चला जाएगा, जिसे हम लोग एओर्टा कहते हैं। तो हार्ट से ये प्योर ब्लड कहाँ आया? इस आर्टरी एओर्टा में आया, और ये कहाँ पहुँच गया? टिश्यू में पहुँच गया। तो क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन आया लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन इस ब्लड में चला गया, पल्मोनरी वेन में चला गया। उसी समय इस पल्मोनरी वेन में जो कार्बन डाइऑक्साइड थे वो कहाँ आ गए? वो इस लंग्स में आ गए। क्लियर है? और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ब्लड की हेल्प से, और इस पल्मोनरी वेन के थ्रू ये प्योर ब्लड हमारे हार्ट में चले जाएंगे। हमारा हार्ट फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से हार्ट से बाहर निकलेगा, और एओर्टा से, ये भी एक आर्टरी है, इस एओर्टा से ये कहाँ चले जाएगा? प्योर ब्लड टिश्यू में चला जाएगा। अब हमारे इस टिश्यू को क्या मिल चुका? ऑक्सीजन मिल चुका। तो अब इस टिश्यू में क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, और इसके साथ ही एक वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होगा जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे फिर से हमारे ब्लड में। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगा? हमारे ब्लड में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और जगह क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। कहाँ कहाँ एक्सचेंज हो रहा है? इसमें क्या चीज़ है? इस एओर्टा में ऑक्सीजन है, और टिश्यू में पहले से कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बने हुए हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो एक एक्सचेंज यहाँ पर होगा कि ये ब्लड कैपिलरीज और ये टिश्यू, यहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू में आ जाएंगे, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। एक एक्सचेंज यहाँ हुआ। एक एक्सचेंज कहाँ हुआ? एक एक्सचेंज हुआ लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। दूसरा एक्सचेंज हमने देखा टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। ठीक है, तो अब इस टिश्यू में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हमारे ब्लड में, तो हमारा ब्लड कैसा हो गया? इम्प्योर हो गया, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये इम्प्योर ब्लड हमारे इस नए आर्टरी के द्वारा, जिसे वेन्स के द्वारा, जिसे हम लोग वेना कावा बोलते हैं, इस वेन्स के द्वारा ये इम्प्योर ब्लड चले जाएंगे हमारे हार्ट में। फिर से हमारा हार्ट फंक्शन करेगा और वापस इस इम्प्योर ब्लड को हार्ट से बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसे रखना तो है नहीं, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये फिर से ये इम्प्योर ब्लड एक नए आर्टरी के द्वारा, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इसके द्वारा ये इम्प्योर ब्लड कहाँ चले जाएंगे? वापस हमारे लंग्स में चले जाएंगे। और ये इम्प्योर ब्लड यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर भी एक्सचेंज होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ जाएंगे और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। तो फिर से एक एक्सचेंज हो रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के द्वारा हमारे बॉडी से, हमारे लंग्स से बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर एक्सचेंज जो हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो किस किस जगह हो रहा है, उस साइट को देखते हैं। फर्स्ट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज। लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज, जो पहला एक्सचेंज है हमारा वो कहाँ पर है? बिटवीन ब्लड एंड लंग्स या एल्वेओलाई। तो फर्स्ट एक्सचेंज बिटवीन एल्वेओलाई एंड ब्लड। ठीक है, इस लंग्स के एल्वेओलाई में ऑक्सीजन आया, इस ब्लड में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन
ब्लड में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आएगा। एक एक्सचेंज यहाँ हो गया। दूसरा एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? तो दूसरा एक्सचेंज हमारा इस टिश्यू के पास हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है? तो ये ब्लड है और ये टिश्यू है। अब इस ब्लड से ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। सेम टाइम में ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, या कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये क्या कहलाएगा? ये एक्सचेंज कहलाएगा। तो सेकेंड जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, वो हो रहा है ब्लड कैपिलरीज के बीच में एंड टिश्यू के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक्सचेंज देखने को मिल रहे हैं बिटवीन एल्वेओलाई, लंग्स के एल्वेओलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, एंड सेकेंड ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में लिया जाता है, फिर टिश्यू में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से हमारे लंग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है और ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे हर एक सेल्स को, हर एक टिश्यू को चाहिए, क्योंकि हर एक टिश्यू को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इस टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम यानी ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? तो हमारा ब्लड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन है आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो कैसे जाता है, वो किस बेसिस पर होता है? तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका बेसिस है पार्शियल प्रेशर। द बेसिस इज पार्शियल प्रेशर। इसका बेसिस क्या है? पार्शियल प्रेशर है। जहाँ पार्शियल प्रेशर हाई होंगे और जहाँ लो होंगे, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर गैस जो होंगे वो मूव कर जाएंगे। पहली ये बात हो गई, ठीक है। दूसरा एक और बात है कि इस ब्लड में ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड खुद ब खुद नहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके लिए कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो यहाँ पर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है। यानी हेमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके इसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। सो हेमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और इसका ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू करवाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ही अधिक होता है ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में। तो इसका फास्टर रेट होता है ट्रैवलिंग का यानी ट्रांसपोर्ट का विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मैंने आपको एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को बिल्कुल क्लियर कट कर दिया। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि प्लांट और एनिमल के रेस्पिरेशन में क्या कोई डिफरेंस है? जी बिल्कुल डिफरेंस है। प्लांट और एनिमल का जो रेस्पिरेशन होता है इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये कौन कौन सी डिफरेंसेस है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं वो डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई खास ऑर्गन नहीं होता है। जैसा कि एनिमल के केस में हमारे पास लंग्स हैं, हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस है, एल्वेओलाई है। लेकिन एनिमल के केस में तो ये है, लेकिन प्लांट के केस में कोई भी न तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है न तो रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड नो रेस्पिरेटरी सरफेस, नो रेस्पिरेटरी सरफेस। तो न तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है न तो रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो अब एक बेहद सवाल उठता है कि आखिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यानी रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा प्लांट के केस में। तो यहाँ पर बेहद इसका आंसर भी बेहद सिंपल है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा जैसा कि ब्लड के थ्रू होता था। यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ एक्सचेंज होगा। सिर्फ क्या होगा? एक्सचेंज होगा।
यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्कुलेटिंग मीडियम नहीं है या ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई भी यहाँ पर चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस, फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, तो यहाँ ना तो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है, ना यहाँ तो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ना ही यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि रेस्पिरेटरी गैसेस को एक पार्ट से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बेहद सवाल पहुँचता है कि क्या प्लांट्स को रेस्पिरेशन की आवश्यकता नहीं है क्या? क्या प्लांट के सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता नहीं है क्या? बिल्कुल है। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, सभी में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आखिर तब ये अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करेंगे? प्लांट अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करेगा? तो इसके लिए क्या होता है कि प्लांट के केस में क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, जितने भी पार्ट हैं, सभी इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी गलती बोल गया मैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा और ऑक्सीजन को लेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है, साथ ही एनर्जी बनती है। तो इस केस में यहाँ पर रूट, स्टेम एंड लीव्स ये सभी इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे इंडिपेंडेंटली, कोई किसी पर निर्भर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर न तो गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, बहुत डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन या कोई रेस्पिरेटरी सरफेस भी नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हर एक पार्ट को इंडिपेंडेंटली क्या करना पड़ेगा, गैस का एक्सचेंज कराना पड़ेगा। अब ये गैस का जो एक्सचेंज होगा ये भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए तो यहाँ पर कोई भी उम्मीद ही नहीं बची। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए होगा। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा, तो हम लोग जानते हैं, पढ़ के आए हैं डिफ्यूज़न के बारे में, हम लोग पढ़ के आए हैं ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर डिफ्यूज़न की हेल्प से गैस का एक्सचेंज कराया जाएगा इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूज़न, रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूज़न इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, all parts of plants like root, stem and leaves। तो इस केस में अपन को क्या देखना है कि रेस्पिरेशन जो होगा प्लांट में, तो प्लांट के हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगे। डिफ्यूजन से वो क्या करेंगे, गैस को एक्सचेंज करा लेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर हर एक पार्ट खुद ही क्या कर रहा है, एक्सचेंज करा रहा है, तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट तो खुद ही ऑक्सीजन ले रहा है ना। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। अब ये देखिए कि डिफ्यूजन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का जो रेट है वो भी क्या होगा, स्लो होगा। वैसे भी प्लांट अपने जगह पर ही खड़ा रहते हैं, इन्हें एनर्जी की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी एनिमल को होती है। तो रेस्पिरेशन का रेट यहाँ पर क्या होगा, स्लो होगा। ओके, तो इस केस में रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी स्लो, क्योंकि डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस है और प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है जितनी एनिमल को होती है। ओके, तो इस वे में हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इन एनिमल इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो रूट से किस तरह से होता है, रेस्पिरेशन बाय रूट, रूट से रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं, ठीक है, ये मेन रूट है और ये ब्रांचेस हैं उससे,
और इस ब्रांचेस से क्या होता है, हल्के हल्के छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं। इन हेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या करेगा कि ये जो प्लांट है वो अपने रूट हेयर्स के थ्रू, ये अगल बगल सॉइल है, वाटर है, तो सॉइल से और वाटर से क्या करेंगे, ये रूट हेयर्स की हेल्प से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो रेस्पिरेशन बाय रूट हेयर्स, किसके माध्यम से, रूट हेयर्स के माध्यम से ये चीज़ हो जाएगी। समझ में आ गया। अब स्टेम की बात करते हैं कि स्टेम से किस तरह से होगा। अब स्टेम में क्या होगा कि जब प्लांट्स छोटे होते हैं तो इनके स्टेम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इनके स्टेम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर सॉफ्ट स्टेम है तो सॉफ्ट स्टेम में क्या होता है कि स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, हैव स्टोमेटा। सॉफ्ट स्टेम में स्टोमेटा है तो यहाँ पर गैस का एक्सचेंज किसकी हेल्प से होगा, तो स्टोमेटा की हेल्प से होगा। ठीक है, बाय स्टोमेटा। समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही प्लांट क्या होता है, बड़ा होता है, तो जो स्टेम है वो कैसे हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। स्टेम कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो जब ये हार्ड हो जाएगा तो यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में जो हार्ड स्टेम है उसमें क्या होता है, वहाँ बार्क होता है, और बार्क में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको लेंटिसिल कहते हैं। ठीक है, और जो एक्सचेंज होगा वो इसी लेंटिसिल से होगा, बाय लेंटिसिल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय या थ्रू लेंटिसिल। समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि रूट, स्टेम और लीव्स से कैसे होगा। ये तो हम सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि लीव्स के केस में स्टोमेटा है बहुत सारे, तो स्टोमेटा से क्या हो जाएगा कि गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने एक पार्ट देखा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि प्लांट और एनिमल की रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन रूट से, स्टेम से और लीव से कैसे होता है। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन हमें देखना है। वो कंपैरिजन क्या देखना है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। इस दोनों ही केस में हम क्या करने वाले हैं, तो एक कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंपैरिजनल स्टडी हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस भी प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी प्लांट में होता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। ठीक है, रेस्पिरेशन से एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन होता है और फोटोसिंथेसिस फूड के प्रोडक्शन के लिए होता है। तो देखिए दिन और रात ऑल टाइम जो है ये सभी प्रोसेस चलते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट हमेशा है, दिन में भी रात में भी। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है ये लाइट पे डिपेंड करती है, तो रात में ये प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन हम किस तरह से करेंगे, ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में जब सनलाइट एनर्जी भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों प्रोसेस चलते हैं। फोटोसिंथेसिस से कौन सी गैस रिलीज़ होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है, और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है। ओके, अब देखिए कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वही ऑक्सीजन कौन यूज करेगा, प्लांट यूज करेगा। किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। समझना है, फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं उसी ऑक्सीजन का यूज रेस्पिरेशन के लिए प्लांट करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं रेस्पिरेशन से, इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करेगा, प्लांट करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको समझने की है वो क्या है कि रेस्पिरेशन का जो रेट होता है, जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। किससे, फोटोसिंथेसिस से। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन का रेट है वो फोटोसिंथेसिस के रेट से बहुत स्लो होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ही कम है। किससे, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है दिन के समय में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम रिलीज़ हो रहे हैं। तो सिर्फ रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इससे काम नहीं चलने वाला है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को, क्योंकि बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज कर ही लेगा प्लांट, जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, इसके साथ ही इन्वायरमेंट से भी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बचेगी, तो 0%। पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लिए जाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, तो ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि फास्ट रेट होता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बचेगा, जो हम लोगों के लिए अवेलेबल होगा। ये बात हो गई दिन की। अब रात की टाइम देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनने भी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन बनने भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये तो चलता ही रहता है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये तो चलता ही रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि रात के समय में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस तो चल रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है प्लांट्स के थ्रू। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आया, जब ऑक्सीजन नहीं बन रहा है तो ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आया। इन्वायरमेंट में तो यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से प्लांट को मिलेंगे, इन्वायरमेंट से मिलेंगे। और वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड अब बचा रह जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रात के समय नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक होगा ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से, है ना, प्लांट के पास। तो इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको रात के समय, एट नाइट, रात के समय आपको प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए या बैठना चाहिए, क्योंकि प्लांट के पास रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैसेस है, तो ये हमें हार्म पहुंचा सकता है। तो यही एक जो है कंपेरिजनल स्टडी था रेस्पिरेशन और किसके बीच में, फोटोसिंथेसिस के बीच में। ठीक है, अब देखिए डे और नाइट के अलावा मॉर्निंग और इवनिंग भी तो होता है, मॉर्निंग और इवनिंग भी तो होता है। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है और जो रेस्पिरेशन का रेट है, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उतना ही लगभग ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कंपनसेशन पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कंपेरिजनल स्टडी आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी था, जो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। तो चलिए, यहाँ से क्या होता है कि रेस्पिरेशन पूरा का पूरा टॉपिक आपका, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।